चलो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज हाइजीन्स वाला जो टॉपिक है पूरा खत्म करेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन वोश्चन अपलोड हो गया होगा, अजय सर कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग प्रकाश का विवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, आज हाइजीन्स खत्म करते हैं। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। छोटी मोटी टॉपिक है, उसी को आगे पढ़ना है। ठीक है, उसी को आगे पढ़ना है। दो डेरिवेशन है, जैसे आपने जाना था, आपने क्या जाना था, आपने जाना था कि हाइजेंस के तरंग सिद्धांत जो होता है, आ जाओ सभी लोग, पहले भूख लगी, हमको कुछ खा लें। क्वेश्चन वाला भी पीडीएफ अपलोड हो गया, बस यही। लंबा नहीं लेंगे भाई। हम्म, दो टॉपिक बचा है, दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसका क्लास बंद करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था उसको लगा लेते हैं। कहाँ था क्वेश्चन यार, क्वेश्चन किसमें था? यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने खोला था ना। अच्छा हाँ, फिजिक्स के नाम से होगा ना, वो फिजिक्स के नाम से होगा, मैं केमिस्ट्री टच कर रहा हूँ। ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं केमिस्ट्री समझ के टच कर रहा हूँ। चलिए, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना। चलिए, अब हमें दो चीजें पढ़ने हैं हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर। हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, ये दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, दोनों चीजों का प्रूफ करवाना है, बहुत आसान है, हम लोग कर लेंगे एक सेकेंड में। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उससे लगा लेते हैं ना। क्वेश्चंस था कुछ हम लोगों का, ये क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हालांकि आंसर भी दिया हुआ है, आंसर तो आप लोग दे ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं क्वेश्चन का। निम्न में से, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से
एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है? व्यतिकरण की, विवर्तन की, और ध्रुवण की इसकी? क्या ऑप्शन है? डी वाला, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का। तो याद रखना, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या जो हम लोग विवर्तन के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या हम लोग विवर्तन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगी होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगी होती है, यांत्रिक अनुप्रस्थ होती है, यांत्रिक चुंबकीय और यांत्रिक गोली। बताओ, शब्द शब्द में यांत्रिक यांत्रिक आया है, क्या होती हैं? इसका आंसर बताओ, बताओ फटाफट आंसर इसका। बताओ क्या होती हैं? ये सभी तरंगे जो होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। यांत्रिक क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना सभी लोग। क्या होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं दम। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पे पढ़ा है? जब अपवर्तन वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, इसमें आपको सिंपल ऑप्शन बताए थे कि जिसमें भी आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो, जिस भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो, बहुत ही आसान काम होता है, बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान काम है। जैसे मान लीजिए आपको ग्लास में पता करना है, ग्लास में मान लीजिए आपको किसमें पता करना है? कांच में पता करना है। मान लीजिए आपको कांच में पता करना है, कांच में प्रकाश की चाल पता करना है, प्रकाश की चाल पता करना है। तो क्या करोगे? कांच में प्रकाश की चाल पता करने के लिए आपको प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वह चाल लिखते हैं ऊपर, कितना होती है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चाल होती है, नीचे अपवर्तनांक से भाग दे देते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? चैप्टर 10 में 9 में ही मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के तरीके। तो यहां पे कुछ नहीं करेंगे, 3 × 10⁸ जो है प्रकाश की चाल है, इसमें अपवर्तनांक 1.5 से भाग देंगे तो 2 वाला आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन, हालांकि सोल्यूशन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में प्रकाश जो होता है, प्रकाश का एंगस्ट्रॉन कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉन है। एक बड़ी प्रकाश किरणें जल से निकलकर 4/3 वाले में प्रवेश करती है, तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? क्या पूछा है? तरंगदैर्ध्य पूछा है। क्या पूछा है? तरंगदैर्ध्य पूछा है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? वही काम करेंगे हम लोग ना। अगर आपको तरंगदैर्ध्य भी ज्ञात करना हो, सेम काम करेंगे, NW, यानी जल में तरंगदैर्ध्य, जल 4000 एंगस्ट्रॉन, जल में क्या? जल में तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? λW = वायु में प्रकाश की चाल 4000 एंगस्ट्रॉन अपान अपवर्तनांक n मतलब 4/3, आंसर आ जाएगा 3000 आएगा, 3000 आंसर, समझे? हाँ, बी वाला ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लीन एकदम आसान आसान, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये साल भी किया गया ऐसे ही ना, ये पूछा गया, एक वर्णी प्रकाश किरण है जो निर्वात में 1.5 एंगस्ट्रॉन में एक माध्यम में अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। बताओ, सीधी सी बात है,
1.5 एंगस्ट्रॉन वाले से क्या होती है, अपवर्तित होती है, अपवर्तित। तो अभी अभी आपको क्वेश्चन ऊपर किया कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा माध्यम में जो होगा, लैम्डा माध्यम का जो होगा यह क्या होगा, जो इसका तरंगदैर्घ्य होगा उसके 1.5 के बराबर होगा, यानी ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी होगी, समझे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी होगी, क्योंकि अभी आपने माध्यम में ज्ञात करने के लिए लैम्डा में 1.5 का भाग देते, ऐसा आप लोगों ने देखा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ मैं दे दूंगा। हालांकि जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्लास पे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, अगला हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग डालना है आप लोगों को, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। भाई हुआ क्या, हाइगेंस ने बता दिया कि परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन और व्यतिकरण पे काम करता है मेरा सिद्धांत। तो सबने कहा भाई कैसे कार्य करता, मुझे प्रूफ करके बताओ। मान लो एग्जामिनर वो आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि कैसे कार्य करता है, प्रूफ करके बताओ ना, प्रूफ है कोई, तो आपको क्या देना है, कैसे प्रूफ करना है। क्या सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ लोगों के दिमाग में होगा, क्या सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, होना भी चाहिए ना, पढ़ाई कर रहे हो तो पता होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, ये कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, देखो इधर लेटेस्ट में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पुराने समय में पूछा गया 2016-17 में, तो हो सकता है फिर से एग्जामिनर के मूड में आ जाए तो पूछ ले, फिर से एग्जामिनर के मूड में आ जाए तो पूछ ले, इसलिए लापरवाही नहीं, ध्यान से समझोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए आइए समझते हैं, देखिएगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है, एक परावर्तक तल है जेड जेड, ये परावर्तक तल है जेड जेड डैश, ठीक है, ये परावर्तक तल है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं भाई, ना दिक्कत करेगा नहीं तो, क्या है, परावर्तक तल है जेड जेड डैश। इस परावर्तक तल पर ना दो तरंगे इस तरह से, दो तरंगे इस तरह से, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका कलर चेंज करें, ध्यान देना, दो तरंगे इस तरह से आपतित होती हैं, एक तरंग यह है, अगला तरंग ये है। देखो लाइट कट गई है इसलिए मैंने इसको क्या किया, दूसरा तरंग देखो ये है, लाइट बंद कर दिया, ठीक है, ये तो ध्यान देना यहां पर एक क्या बनेगा, यहां पर एक बनेगा आपका इस तरह से, यह आपका एक तरंगार्घ है ए बी डैश, ए बी, यह आपका क्या होती है, आपतित होती है, बात समझना ध्यान से, यह आपतित होती है ना। यहां पर एक अभिलंब भी है, यहाँ पे क्या है, एक अभिलंब भी है, यहाँ पर क्या है, एक अभिलंब भी है,
अभिलंब को किससे खींचें, इससे खींच दे रहे हैं, चलो इससे खींच दे रहे हैं। यहाँ पर एक अभिलंब भी है, यह आपका अभिलंब है, जो कि यहाँ पर यह आपतित किरण थी, ये इसके साथ आई कोण बना रही है। ध्यान देना, ये भी तरंगार्ध है, ये भी क्या है, तरंगार्ध है। समझोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ध्यान देना सभी लोग, ये भी क्या है, तरंगार्ध है, ये आई कोण बनाती है और ये अभिलंब है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यह यहां से परावर्तित होगी, यह यहां से अगर यहां पे आपतित होगी, ये यहां पे आपतित होगी तो यहां से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, बताओ भाई, यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित कैसे होगा बताओ, इसी तरह से होगा ना। ये आपतित किरण जो यहां से होती है, इसको हम रेड ले लेते हैं, ये आपका ये रहा, परावर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यह आपका इस बिंदु पर आपतित होता है, ये जो होता है, ये जो होता है इस बिंदु पर आपतित होता है, तो सेम ये प्रकाश किरण यहाँ से सीधे आता है और यहाँ से भी यह परावर्तित हो जाता है। किस तरह परावर्तित हो जाता है, इस तरह से परावर्तित हो जाता है ना? किस तरह से परावर्तित होता है, इस तरह से परावर्तित होता है। अगर मैं यहाँ से यह एक अभिलंब खींचूं, बात समझना, अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ टाइम बाद समझ में आता है, ये तो बात है। चोट लगने की कुछ टाइम बाद समझ में आता है, समय पे समझ में आ जाता तो आप लोग कहीं आगे निकल जाते, ठीक है। ये ध्यान देना, ये ज्यादा, ये 90 अंश का एंगल बना देता है और ये जो आपतित तरंगार्ध है, तो ये परावर्तित तरंगार्ध प्राप्त होता है ए डैश बी डैश, ठीक है। और अच्छा ये बताओ ना, अच्छा और ये बताओ आप कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो यहां से अगर हम क्या खींचे, एक अभिलंब खींचे, यहां से यह आपका एक अभिलंब, ये अभिलंब खींचे तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये एंगल को क्या कहेंगे हम लोग बताओ, इस एंगल को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण आर कहेंगे। अच्छा देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, अगर मैं कहूं तो मैं आपको समझाऊं कि कैसे, यहां पर मैं एक एंगल लिखने जा रहा हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे आर होगा, ये कहो तो मैं समझाऊं, ये वाला एंगल कैसे आई होगा, कहो तो मैं ये समझाऊं, या आप लोग याद कर लोगे बताओ, समझा दूं या याद कर लोगे, आसान है, समझा दूं या याद कर लोगे बताओ। ये आई कैसे होगा, ये जो हरा वाला है, ये आई कैसे होगा बताओ, ये आई कैसे होगा बताओ, समझा, समझेंगे आप, जिसको समझना वो एक बार मेरी बात समझेगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बार में समझाना चाहूंगा, जिसको समझना वो समझ ले, नहीं समझना है मत समझे। देखो यह आपका क्या लंबवत है, तो ये 90 अंश का एंगल होगा, 90 अंश का, और ये भी आपका 90 अंश का होगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला कोण आपका आई जो है निकल जाता है, ये वाला कोण आपका आई है, तो इसी तरह से ये कोण अगर निकल जाए तो ये भी तो आई होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ, बताओ। 90 में से अगर ये निकल गया तो ये आई बचा, इधर भी ये निकल जाए तो ये भी आई के बराबर ही होगा कि नहीं होगा, हा? अरे हाँ या ना बताओगे, हम्म हम्म, अरे बताओगे कि नहीं बताओगे, हाँ नहीं बताओगे, छोड़ो मत बताओ, मैंने तो कहा अगर नहीं समझ में आएगा तो इसीलिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप याद कर लो इतना, मैं दोबारा समझाता तो शायद आ जाए आपको, लेकिन छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, ठीक है। ये एंगल 90 अंश का एंगल है, मैं आपको थोड़ा समझने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये 90 अंश का एंगल है। इसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान देना, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल, जैसे ये दोनों आर है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो भाई समझने योग्य बात है, याद कर लेना, ये एंगल आई तो ये आर, ये देखो ये तरंगार्ध है ना, ये तरंगार्ध है, व्हाइट वाला तरंगार्ध है, व्हाइट वाला तरंगार्ध है, यहाँ पर भी व्हाइट वाला तरंगार्ध है,
तरंगार्ग जो है ये आपतित, देखो ये ट्रिक बता रहा हूं याद करने का, ये आपतित तरंगार्ग, ए बी को हम लोग कहेंगे आगे आपतित तरंगार्ग, तो ये आई कोण बनाता है, और ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगार्ग कहेंगे तो ये आर कोण बनाता है। बस अब आपका प्रूफ हो गया, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है ना। अब इसका स्टेटमेंट चलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। आओ देखो स्टेटमेंट लिखोगे ना तो 80% चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले माना, क्या मानोगे, माना, माना एक समतल, एक समतल, माना एक समतल तरंगार्ग ए बी है, एक समतल तरंगार्ग ए बी है, यह ए बी जो है एक समतल तरंगार्ग है जो अपारदर्शी माध्यम जेड जेड डैश पर क्या होता है, आपतित होता है। जेड जेड डैश पर जो कि आपतित होता है, ये जेड जेड डैश है इसी पे आपतित होता है। ये अपारदर्शी है, पारदर्शी होता तो नीचे चला जाता, वापस में नहीं आता ना, समझे क्या, ये वापस चला जाता ना। ये अपारदर्शी है, ये जो जेड जेड डैश है ना ये क्या है, अपारदर्शी है। अब ध्यान से समझना सभी लोग, हमने क्या माना कि ये ए बी जो है ये आपतित तरंगार्ग है, ये ए बी जो नहीं है ये क्या है, ये आपतित तरंगार्ग है जो अपारदर्शी माध्यम जेड जेड डैश पर क्या होती है, आपतित होती है, ये हमने माना, ठीक है। आपतन कोण क्या यहाँ पे है, आपतन कोण हमेशा की तरह आई है, आपतन कोण क्या है, आई है। तरंगार्ग ए बी जो है, तरंगार्ग ए बी जो है पर स्थित सभी कण पर जो स्थित होंगे सभी कण, अभी भी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, कण जो होता है क्या एक द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह काम करेगा, एक नया तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा। ए बी पर स्थित सभी कण क्या करेंगे ना, एक नए तरंग स्रोत, एक नए तरंग स्रोत का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, नए तरंग स्रोत या द्वितीय तरंगिकाओं की तरह कार्य करेंगे ना। नए तरंग स्रोत, देखो भाई ये समझ में नहीं आता किसी को एक बार में, इसलिए भाई समझ में सुन लो, देख लो, लिख लो, एक बार दो बार लेक्चर और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ही नहीं, कोई नहीं समझा सकता एक बार में आपको ना, आप एक बार पहले से पढ़े रहोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, पहली बार जितना लिखवा रहा हूँ साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है। जो ए बी है ना ये द्वितीय तरंगिकाओं की तरह कार्य करने लगता है, जिससे क्या होता है, द्वितीय तरंगिकाएं कार्य करता है, जिससे क्या निकलता है, द्वितीयक, जिसे द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती निकलती हैं, जिससे क्या होती द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं ना द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं, क्या द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं, बिंदु ए डैश तक पहुंचता है। सबसे पहले क्या है, ये वाला जो है कहां पे पहुंचता है, एक मिनट एक मिनट, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे ना, ये होगा बी डैश, ये होगा ए डैश, ठीक है। ध्यान दो इधर भाई, इधर ध्यान दो, द्वितीय तरंगिकाओं का कार्य करती है, और यह ए वाला कहां पे पहुंचता है, ए वाला कहां पे पहुंचता भाई, ए वाला कहां पे पहुंचेगा बताओ भाई, बताओ। द्वितीय तनिकाएं निकलती हैं, बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तनिकाएं ए डैश पे पहुंचती हैं, बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं कहां पे, ए डैश पे पहुंचती हैं, ठीक है। देखो
ए से निकलने वाली द्वितीय तरंग क्या है, ए डैश पे पहुंचेंगी, ठीक है, ए डैश पे पहुंचेंगी ना, पहुंचेंगी ना, पहुंचेंगी, ठीक है। उसी तरह से ठीक उतने ही समय में, जितना समय ए से ए डैश पर पहुंचेगा उतना ही समय में बी जो है बी डैश पे पहुंच जाएगा। भाई जितना समय में यह ए डैश पे पहुंचेगा उतने समय में यह बी जोन है ये बी डैश पे पहुंच जाएगा। बात समझो, जितना ए जो है ए डैश पे पहुंचेगा यहाँ, उतने में बी बी डैश पे पहुंच जाएगा यहाँ। बात समझो, जितना में ए जो है ए डैश पे पहुंचेगा उतने में बी बी डैश पे पहुंच जाएगा। वही बात लिखना है हम लोगों को। देखो बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तरीका है ए डैश पे पहुंचती है, उतना ही समय में, उतना ही समय में बी डैश, बी से निकलने वाली तरंगे बी डैश पर पहुंच जाती हैं। बी डैश पर क्या कर जाती हैं, पहुंच जाती है। इस प्रकार ए डैश बी डैश, इस प्रकार जो होता है, ये जो आपका बना है ए डैश बी डैश ना, ये वाला जो मैंने ये जो बताया आपको, इस प्रकार जो है ये ए डैश बी डैश जो है ना, ये ए डैश बी डैश जो है ये एक तरह का परावर्तित तरंगार्ग है। वही बात लिखना है। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगार्ग है। इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगार्ग है। बात समझे, इस प्रकार ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगार्ग है। क्या है, परावर्तित तरंगार्ग है ना, परावर्तित तरंगार्ग है। अब यहां पे ध्यान देना, ये जब जो एक मिनट, ये सब जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। ये सब पॉइंट की जरूरत तो है, इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं ये तो जरूरत है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं जरूरत है इसका, अभी क्या नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जगह खाली हो जाए ना, ताकि जगह खाली हो जाए, ताकि हम लोग आसानी से इसे देख सकें, समझ सकें ना। या फिर ध्यान दो यहाँ पे, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जैसा था वैसा रहने देते हैं, ध्यान देना। या फिर हम लोग जैसा था वैसा रहने देते हैं, इस फिगर को ले लेते हैं ना, इस फिगर को दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। बना बनाया फिगर है, इसको क्या करते हैं, दोबारा ले लेते हैं, क्लोन ले लेते हैं इस फिगर का ना। मैं कहाँ फंस गया, चलो छोड़ो, पहले वाला काम ही करते हैं। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसी को लेते हैं, लिखल के को नीचे करते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। फिर इसको लिखल के को ऊपर कर देंगे ना, लिखल के को थोड़ा नीचे करते हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए, जगह हो जाए, मिल जाए समझाने के लिए। ध्यान देना सभी लोग, अब ध्यान देना, देखो इसमें दो त्रिभुज है, इसमें क्या है, दो तीन त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, बहुत आसान प्रूफ है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज दो है, एक त्रिभुज है आपके सामने ए बी बी डैश, क्या है, ए बी बी
डैश, ए बी बी डैश। अरे ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, ए यहां से चलेंगे यहां तक पहुंचेंगे, बी डैश तक पहुंचेंगे, तथा दूसरा त्रिभुज है यहां पर आपका एक क्या त्रिभुज है ए, दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज यहां पे लिखना, त्रिभुज ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये त्रिभुज है। दो त्रिभुज है, ए बी डैश और ए डैश। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये यहां से यहां तक और यहां तक, एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है यहाँ पर। पहला त्रिभुज का ए बी डैश है, दूसरा त्रिभुज का ए डैश बी डैश है ना, ये दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान देना सभी लोग, क्या होता है इन दोनों त्रिभुज में, क्या सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे 90 अंश का एंगल है, तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी डैश वाला त्रिभुज। इसमें साइन आई निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, साइन आई निकालते हैं। साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब यहाँ पे क्या है, देखो भाई लंब क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, बी डैश है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है ना। लंब का है यहाँ पे बताओ, बी डैश है, कोण के सामने वाला लंब होता है बी डैश, लंब हो गया, बटे कड़ क्या है, ए बी डैश, ये कड़ हो गया। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश में हम लोग लेंगे साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब यहाँ पे क्या है, इस कोण के सामने वाला लंब होता है, इस कोण के सामने वाला लंब, मतलब यहाँ पे क्या है, ए डैश लंब हो जाएगा, बटे कड़ क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा कड़। बहुत ही आसान है यहाँ पे। अब देखो हम क्या निकालेंगे, साइन आई अपान साइन आर निकालेंगे, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, बी डैश अपान ए बी डैश अपान ए डैश अपान ए बी डैश। अब ध्यान देना ये दोनों तो कट जाएगा, ए बी डैश कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू बचेगा बी डैश अपान ए डैश, ये बचेगा, यही तो बचेगा आपके पास। अब आपको एक चीज देखना है यहाँ पे, ध्यान देना, जो ए बी डैश है, क्या ए डैश है इज इक्वल टू बी डैश होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि देखो ये बी डैश और ए डैश जो दूरी तो है, दोनों दूरी समान होती है ना। समान क्यों होती है, क्योंकि आपका समान प्रकाश की चाल तो समान होगा और समान समय में जा रहा है, बात समझना। आपको दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणे समय। मैंने एक स्टेटमेंट यहां पे लिखवाया, आप पढ़ना सभी लोग। मैंने स्टेटमेंट लिखाया है कि बिंदु ए से निकलने वाली प्रकाश द्वितीय तनिकाएं ए डैश पे पहुंचती है, और उतना ही समय में, स्टेटमेंट देखना सभी लोग, ये क्या है, उतना ही समय में, जितना में वो ए डैश पे पहुंचती है उतना समय में बी डैश पे पहुंच जाती है, बी जो है बी डैश पे पहुंच जाती है उतने समय में। इस समैया का यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, बी डैश पे पहुंच जाती है। कैसे होती है भाई, इस समैया का क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, इस समैया क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो पहली बात, प्रकाश की चाल तो सबके लिए बराबर होगा, 3 × 10⁸ ना, सबके लिए बराबर होगा, लेकिन समय तो समान है, समय भी समान है, तो दूरी भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी डैश और बी डैश दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी डैश अपान साइन अपान, देखो यहां पे क्या लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू बी डैश अपान बी डैश, दोनों बराबर ही है, तो ये कट जाएगा। तो यहां से क्या स्पष्ट रूप से निकलेगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1
यहां से अगर मैं यहां पे प्रूव करूं तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर निकलेगा। यहां से स्पष्ट हो जाएगा आर इज इक्वल टू आई, जो कि परावर्तन का नियम है। क्या? जो कि परावर्तन का नियम है। बहुत ही हार्ड है आप लोगों के लिए, बहुत है हार्ड है। देखो भाई, एक बार दोबारा देख लेना आप सभी लोग लेक्चर को, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, कुछ करना नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आ गया तो दो त्रिभुज लेना है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, यल मतलब लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ कर देना है। ए बी डैश कट जाएगा क्योंकि ये नीचे दोनों का जो है समान है, समझे? ए बी डैश कट जाएगा, दोनों ए बी डैश कट जाएगा, बचेगा क्या? बी बी डैश अपान ए डैश। आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया कि चूंकि चाल दोनों का समान है, समय भी समान है, तो दूरी भी समान होगा भाई। जैसे आप सेम चाल से चलो, जितना चाल से हम चल रहे हैं, तो दोनों का दूरी समान होगा, है ना? बहुत हार्ड है, इसके बाद वाला भी बहुत हार्ड है, कंफ्यूजन भी बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन एक बार दोबारा देखोगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बस एक बात समझना, क्या है साइन यल बटे बी, क्या है यहाँ पे साइन लंब बटे कड़ बी बी डैश अपान ए बी डैश ना, ये समझ लेना। इसी तरह साइन आर बराबर लंब बटे कड़ हो जाएगा लंब ए डैश अपान बी बी डैश। देखो मैं जब पढ़ रहा था इसको याद कर ले रहा था, साइन आई है तो आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने वाला बी बी बटे ए बी। साइन आर है तो आर के सामने वाला ए बटे ए बी। ठीक है, दोनों का भाग दे कट जाता था, बीबी अपान ए बी। हमको तो याद है कि ए बी 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 बराबर है, तो बराबर आर इज इक्वल टू आई, मतलब ये परावर्तन का नियम है। हाँ, दो त्रिभुज है ना यहाँ पे, देखो ए बी बी डैश है, दूसरा त्रिभुज क्या ए डैश बी डैश है, दोनों त्रिभुज लिए हैं हम। याद कर लेना सीधे सीधे, हम भी याद किए थे ना। और रही बात ये, जो परिभाषा मैंने इतना शार्ट में लिखवाया है, जो कि आप लोगों ने देखा है, क्या परिभाषा वही लिखवाया है कि एक समतल समगार जो है ए बी जो है आपतित होती है जेड जेड पे, जो कि अपारदर्शी है, और आई जो है यहाँ पे आपतन कोण है। तरंगार ए बी स्थित जो है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगती है, जहां से ए से निकलती है ए डैश पे पहुंचती, बी से निकलती है बी डैश पे पहुंचती, इस प्रकार ए बी डैश एक परावर्तित तरंगात प्राप्त होती है। बहुत आसान है, एक बार पढ़ लो ना, समझ में आ जाएगा। मैंने हालांकि मुझे सच्चाई बताऊं तो मैं इसे जो है ये डेरिवेशन वाला इसके नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया है। एक बार ट्राई करता हूं, देखो आ जाता तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। ठीक है, ये डेरिवेशन वाला जितना पार्ट है इसके किसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। बहुत सावधानी पूर्वक मैं यहां से हटाता हूं, देखो आ जाए तो ठीक है। यहाँ पे फिगर के साथ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, क्लोन, क्लोन तो तैयार हो गया। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया, आपको दोबारा लिखना पड़ जाएगा, रहने दो भाई, जैसे है वैसे ही रहने दो। समझ लो, आप इतना याद रखना कि ये जो लिखा है ना इसको ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए ना, आप इतना याद कर लेना। ठीक है, समझे, है ना? ठीक है, इसी तरह से अपवर्तन की भी व्याख्या चलिए कर लिया जाए,
ना। अपवर्तन की व्याख्या करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, समय 10 मिनट 10-15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए, जो उतारना उतार लीजिए, बहुत आसान है यार। साइन आई इज इक्वल टू बी डैश अपन ए बी डैश, साइन आर इज इक्वल टू ए डैश अपन बी बी डैश, ए बी डैश, दोनों का भाग दे दो, ए बी कट जाएगा, बी अपन ए बी हो जाएगा, बी बी ए जो बराबर हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर। यही तो है आपका परावर्तन का नियम, यही तो है आपका क्या, यही तो है आपका परावर्तन का नियम, यही तो है आपका परावर्तन का नियम। हाँ, यही है ना परावर्तन का नियम, ठीक है। ओके, प्रूफ कर लेना भाई। यही है आपका किसका, परावर्तन का नियम ना। इसको हम लिख देते हैं अच्छा से, हो जाएगा, कर लोगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, जो परावर्तन, भाई आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर बराबर हो का नियम है, नियम है, जो परावर्तन का नियम है। हाँ? ठीक है, यही तो प्रूफ हो गया। अब भाई मैं इधर उधर करके प्रूफ कर दिया, आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे, चलो जिसको लिखना है लिख लो भाई, निक खराब। चले आगे, ध्यान दो एक चीज फिर से, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रटने का तरीका मैं बता रहा हूं। साइन आई इज इक्वल टू यल अपान के, मतलब लंब बटे कड़, ये लिखना है या मत लिखना, बस याद रखना, बीबी बटे ए बी। आई, सब लोग खुश होते हैं कब, जब बीबी आती है तो खुश हो जाते हैं कुछ लोग, लड़कों की हाल बता रहा हूं, सच्चाई, बीबी आने के बाद खुश हो जाते हैं, बाद में रोने लगते हैं। आर मतलब क्या, ए, ए डैश बटे ए बी डैश, नीचे ए बी डैश दोनों में बराबर होगा, दोनों का अनुपात ले लेना, दोनों कट जाएगा, मैथमेटिकल पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अरे मैं पीडीएफ दे दूंगा, सीरियल देख लेना आप, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा प्रमोद जी, समझ में एकदम नहीं आया होगा, मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बीबी बटे ए बी साइन आई, साइन आर ए बटे ए बी डैश, दोनों काट देना, बीबी बटे ए हो जाएगा, बीबी ए दोनों बराबर होते हैं, कट पिट के जीरो आ जाएगा, ठीक है। राधिका तुम्हें मैं बता रहा हूँ एक दिन, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आगे चलते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग किसी तरह से करेंगे,
लास्ट है इस टॉपिक इस चैप्टर का कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अच्छा एक चीज और छूट रही है, देखो भूल गया मैं, देखो इधर देखो, पहला नियम तो प्रूफ हो गया, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर होता है। दूसरा नियम क्या है इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित अभिलंब सब चीजें एक ही तल में, तो एक ही तल जेड जेड है ना, इस पे आपतित तरंगार, परावर्तित तरंगार ए डैश सब एक ही तल में है कि नहीं है, तो दोनों नियम आपके प्रूफ हो गए, है कि नहीं, बात समझो ना, दोनों नियम क्या हो गए, प्रूफ हो गए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल जेड जेड में है, पहला नियम प्रूफ हो गया। दूसरा नियम क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो गया, दोनों नियम मतलब ये आपको फॉलो करता है, किसका फॉलो करता है बताओ, किसका फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, ठीक है ना, दोनों प्रूफ हो गया है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्या है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये भी बहुत उसी टाइप का है लेकिन ठीक ठाक है, इसे आसान हो, थोड़ा सा मुझे आसान लगता है, समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। देखो भाई ये है आपका, ये क्या है आपका एक जेड, यह है आपका जेड, जेड डैश अपवर्तक तल है, इसको भी थोड़ा सा क्लीन करो, क्लीन पूरा हो जा रहा है, हाँ चलो फिर से देखते हैं। ये आपका क्या है जेड, जेड डैश, ये क्या अपवर्तक तल है, ध्यान से समझना, इस बार बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पिछला वाले में प्रॉब्लम हुई थी ना, इसमें नहीं होगा, अगर एक बार ध्यान दोगे तो। देखो इसमें क्या होता है, एक आपतित तरंगार्घ, ये आपका एक तरंगार्घ है, व्हाइट कलर से तरंगार्घ को दिखाया जाएगा, ठीक है, ये तरंगार्घ है, थोड़ा छोटा ही बनाओ यार, इतना बड़ा बना क्या करोगे, घर थोड़ी ले जाना है, ठीक है, ये तरंगार्घ है, ये क्या है आपका आपतित तरंगार्घ है, ठीक है, आपतित तरंगार्घ है, ठीक है, जिसपे दो किरणें आपतित होती हैं, क्या होती है, दो किरणें आपतित होती हैं, एक तो ये वाली किरण देख लो आप, एक ये वाली किरण, ये आपतित तरंगार्घ है जो दो लिंगों को लेके चलती है, हमेशा अकेले नहीं चलती है, ये इतना याद करना, ए बी। अब देखो मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, ये आपतित तरंगार्घ है, ए बी है, ए बी डैश नहीं भाई, ए बी है, ए बी क्या है आपतित तरंगार्घ है, ठीक है, यानी ये आपतित होता है ना, आपतित होने के पश्चात देखो भाई, ये यहां से अपवर्तन इसका होता है, अरे यार ये क्या हो गया, यहां से क्या इस किरण का अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के पश्चात कोई भी प्रकाश किरण होता है वह क्या करता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक अभिलंब बनाना होगा, अभिलंब जैसे बना तैसे ही अभिलंब के साथ आपतित तरंग आ रही है, आपतन कोण आई बना लिया, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ये क्या अभिलंब की तरफ झुकेगा, मतलब ऐसे झुकेगा, ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक गया पीला वाला, ये क्या परावर्तित किरण, परावर्तन कोण आर हो गया कि नहीं आर हो गया बताओ, ये आपका ये है, ये पॉइंट क्या है, ये है ना, ये बताओ क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है ना। देखो भाई पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मैं ध्यान दे रहा हूं पढ़ाने पे, कमेंट पे नहीं, नहीं समझ में आएगा उड़ जाएगा ऊपर से, पढ़ने वाले बच्चों की प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये आपकी तरंगार्घ है ए ए डैश,
ए बी डैश क्या, ए बी क्या है, आपतित तरंगार्घ है जो कि इस पृष्ठ पर पड़ती है। यहाँ पे देखो ये अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है, परावर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाता है जो कि अपवर्तन कोण आर हो जाता है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आएगी। इसी तरीके से ये सेकेंड प्रकाश किरण है, ये जो सेकेंड प्रकाश किरण है, ये जो सेकेंड प्रकाश किरण है ये भी इसी तरह से आती है और यहाँ पे गिरती है। और यहाँ पर भी एक अभिलंब मैंने बनाया, अभिलंब का कर्ण एक होना चाहिए, ये अभिलंब मैंने यहाँ पे भी बनाया और ये भी परावर्तन के पश्चात क्या होगा बताओ, यह अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। मैं इसका भी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन वाला किरण पीला भी ले लेता हूं, यह अभिलंब की तरफ झुक गई। तो ध्यान देना, तो क्या देना, ध्यान देना ना, तो आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको रटवा देता हूं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। सीधे सीधे मानिए कि यहाँ पे ध्यान, ठीक है, अब ध्यान देना, सीधे सीधे यहां से एक हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको खिंचवा दे रहा हूं, और ये 90 अंश का कोण बनाता है। और ये जो था आपतित तरंगार्घ, इसके बाद जो यहाँ पे बी डैश पे पहुंचता है, बी डैश, ये जो यहाँ पे जाके यहाँ मिलता है ए डैश, ये दोनों क्या परावर्तित तरंगार्घ, ए बी डैश इसको मान लेते हैं। भाई सीधे सीधे याद करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कर लीजिए कि ए बी जो था इसका मैंने परावर्तित फॉर्म में ए बी डैश में हमने खींच दिया। एकदम सिंपल याद कर लीजिए, याद करना आवश्यक है क्योंकि याद नहीं करोगे तो समझने के चक्कर में फालतू का फालूदा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अच्छा ये देखो, ये नीचे वाला कोण ये आर है ना, जब आप त्रिभुज का नियम सीएम लगाओगे ना तो ये भी कोण आर निकल के आएगा। फिजिक्स पढ़ लो, मैथ नहीं पढ़ लो, ये भी कोण आर निकल के आएगा और ये वाला कोण भी आर निकल के आएगा। ठीक है, ये त्रिभुज के नियम वगैरह लगाने पर स्पष्ट होगा। ठीक है, ये वाला भी कोण आर निकल के आएगा, ये वाला भी कोण आर निकल के आएगा। ठीक है, ये वाला कोण तो आर है ही। ठीक है, बात समझ में आया ना। ये उससे ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं उससे ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको देखिए, ये आपतित तरंगार्घ है इसलिए इसे हम आई मान लीजिए, ये अपवर्तित होता तो आर मान लीजिए। ये इस तरह से यहाँ पे जाता, जैसे ये यहाँ पे जाता, इसी तरह द्वितीय तरीका यहाँ तक पहुंचता है, इसको भी मान लीजिए आप लोग। इस पे एक अभिलंब कीजिए, ए बी डैश यहाँ पे हो जाता है। या आपको मान लीजिए कि ये वाला माध्यम एक जो है ये क्या है, विरल है, तभी ये माध्यम दो है जो क्या सघन है, विरल है, और ये माध्यम दो क्या है, सघन है। देखिए हालांकि बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ, ध्यान देना सभी लोग, ऐसी ये गलत बात है ना, पढ़ाई नहीं करना है ना, ये गलत बात है। पढ़ाई करो, ध्यान दो, अच्छा चीज है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं या इसे प्रूफ कर दें। चलो पहले इसे प्रूफ कर देते हैं ना, प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट आप लोग अपने से लिख लेना, नहीं सुन रहे हो तो। देखो, मानते हैं माध्यम एक में प्रकाश की चाल u1 है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल u2 है। ये मानते हैं कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है, u1 है, माध्यम दो में ये क्या है, तरंग की चाल है, तरंग या फिर प्रकाश की चाल लिखो। ठीक है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है, जाएगा ऊपर से। बात इसमें अगर दो एक सेकंड के लिए दिमाग अगर यार भटका दिए ना तो ऊपर से चला जाएगा पूरा। अब ध्यान देना, मैं मेन पार्ट पे आ रहा हूं प्रूफ करवाने पे। देखो
यहां पे समकोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए बी बी डैश में, ए बी बी डैश में, यानी कि ये वाला यहां से यहां तक और ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। आप समझ सकते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक तरह से समझिए आप, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं ना, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, यानी ए से बी, बी से बी डैश, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी बी डैश वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है ना, ए बी बी डैश वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में मैं जो पूछ रहा हूं बताना। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये कोण आई है, तो एक तरह से ना ये वाला कोण हम आपको बता रहा हूं आर होगा, याद कर लेना, रट लेना, नहीं सॉरी आर करें, मेरा भी दिमाग इधर, ये कोण, ये कोण आई है ना, तो ये भी कोण आई ही होगा, ये कोण जो है आई होगा। कैसे होगा सर, ये जो आपतित तरंगार्घ है ना, इसका कोण आई होगा, दोनों कोण आई मान लो। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे साइन आई, सेम तरह साइन आई इक्वल टू क्या होगा, इस कोण के सामने वाला बीबी, ओ बीबी डैश आ गया तुम्हारा, बीबी आ गया, बीबी डैश अपान ए बी डैश, अरे वही तो है बीबी डैश अपान ए बी डैश, अरे बीबी आ गया कि नहीं आ गया, समकोण त्रिभुज ए बी बी में साइन आई इक्वल बीबी डैश अपान ए बी डैश, वही आ गया बीबी वाला बात। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहां पे निकालेंगे आगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में। ठीक है, यहां पे साइन आर निकालेंगे, और साइन आर भाई ये कोणवा आर है, इसके समन्वय कोणवा ये क्या, यहाँ पे बीबी था तो यहाँ पे ए डैश हो जाएगा अपान ए बी डैश, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे बीबी अपान ए बी, वही तो चीज आ गया, बीबी अपान ए बी वाला चीज आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें ना, इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या यहाँ पे निकालेंगे स्नेल के नियम से, यहाँ पे स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे रखो, बी बी डैश अपान ए बी डैश अपान साइन आर का वैल्यू क्या है, ए डैश अपान ए बी डैश। तो ध्यान देना, ये ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या बताओ, बचेगा क्या यहाँ पे, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपान ए डैश, ये तो बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा ना, यही तो बचेगा क्या, बी बी डैश अपान ए डैश, यही तो बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी डिफरेंस होती है, यहाँ पे कहानी क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान देना। देखो, या तो आप रट लो ना, रट लो या तो यहाँ पे, क्या फिर मैं समझा रहा हूं समझ लो, दो में से दो चीज है। देखो, अगर यहाँ पे प्रकाश की चाल भी है, अगर यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या है v1 है, तो जरा बताओ ये जो यहाँ पे बीबी डैश की दूरी क्या होगी, बीबी डैश यानी आप लोग जानते हो कि प्रकाश की चाल, ध्यान देना, यहाँ पे v1 है प्रकाश की चाल, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय होता है, ये आप लोग जानते हो। चाल यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या है v, समय क्या है t,
v1 है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। इसको दूसरे कलर से करूं यार, इसको इस कलर को दे देता हूं ना, ये हो जाएगा नहीं, दूरी इज इक्वल टू 4 गुणे समय, दूरी इज इक्वल टू v1 इंटू टी, समय t v1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे दूरी क्या है, bb डैश, तो दूरी के यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं दूरी के स्थान पे कि bb डैश, b डैश इज इक्वल टू v1 t, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, v1 t लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे भी करेंगे, आइए यहां पे भी करते हैं। यहां पे आपको पता है दूरी क्या है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, यही होता है। समय मान लो t है, चाल v2 है ना, तो दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डैश, ये दूरी हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू v2 इंटू टी हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है भाई, अब आपको क्या करना है, बस यही वैल्यू रख देना है दोनों जगह। अब कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू रखना है, साइन आई अपान साइन आर, यहाँ पे वैल्यू रखो। बीबी डैश का क्या आया था वैल्यू, देखो बीबी डैश का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पे बीबी डैश का वैल्यू v1 t आया था, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, v1 t रखेंगे, v1 t रखेंगे। इसी तरह से ए डैश का वैल्यू क्या आया था, v2 t आया था, तो v2 t लिखेंगे, t से t कट जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या, v1 अपान v2 हो जाएगा। अब ये v1 अपान v2 इज इक्वल टू n होता है, जो कि किसका नियम है, स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, जो कि प्रूफ हो गया। वी साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान v2। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब आपको अपवर्तन पढ़ा रहा था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू v1 अपान v2 एन इज इक्वल टू एन, अपवर्तनांक एन ना, v1 अपान v2 इज इक्वल टू एन। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि जो कि यहां पे लिख सकते हो जो कि स्नेल का नियम है, जो कि स्नेल का नियम है, अतः क्या, अतः हाइगेंस का सिद्धांत जो है, हाइगेंस का सिद्धांत अपवर्तन की भी व्याख्या करता है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये स्नेल का नियम है जो कि अपवर्तन का व्याख्या करता है ना। ये आप इसमें क्या अलग किया आपने, अलग कुछ नहीं किया, वहां पर भी साइन आई इक्वल टू बीबी अपान ए बी आया था, यहाँ पर भी साइन आई इक्वल टू बी, जैसे आप यहाँ पे निकालोगे, मैं तो दिखा सकता हूँ, यहाँ पे क्या साइन आई इक्वल टू बीबी अपान ए बी आया था, यहाँ पर भी साइन आर इज इक्वल टू बीबी अपान ए बी आया था, दोनों दोनों स्टेटमेंट देखो आप लोग, यहाँ पर भी साइन आई इज इक्वल टू क्या आया, बीबी अपान ए बी आया है, यहाँ पर भी साइन आर इज इक्वल टू क्या आया, बीबी अपान ए बी आया है। इसके बाद यहाँ पे जब हमने किया तो साइन आई ए बी 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 अपान ए बी कट गया था, यहाँ पे ए बी 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 आया था, ए बी 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 क्या बराबर थे, कैसे बराबर थे वहां पे मैंने व्याख्या किया है, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं थे, यहाँ पे तो v1 अपान v2 आना था, चूंकि अलग अलग माध्यम था, जो कि स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम से प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर में मुख्य पॉइंट जितने हैं खत्म हो गए हैं, स्नेल का जो नियम है, ये चैप्टर जो है हाइगेंस वाला खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक है, वह है डॉपलर प्रभाव, एक छोटा सा टॉपिक क्या है, डॉपलर प्रभाव ना,
एक छोटा सा टॉपिक है क्या, डॉपलर प्रभाव, उसको भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं वहां से न, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, छोड़ो रहने दो, डॉपलर प्रभाव रहने दो, जाने दो, फालतू का पढ़ के क्या करोगे, पूछने का चांस कम है, एक न्यूमेरिकल है उसको मैं करा दूंगा, ठीक है, फार्मूला उसी से, ठीक है। इस तरह से आपका यह जो है खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, हाइगेंस के सिद्धांत वाला, ये दोनों प्रूफ है, मन करे तो पढ़ लेना, न मन करे तो मत पढ़ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो नोट करने की क्या जरूरत है, देख लेना नोट से। आइंस्टीन का नेक्स्ट चैप्टर में, आइंस्टीन का ये तरंग सिद्धांत में तो है नहीं, व्यतिकरण कल कंप्लीट, विवर्तन कंप्लीट, या कल विवर्तन व्यतिकरण दोनों कंप्लीट समझो, कल विवर्तन व्यतिकरण, अगर कल 1 बजे वाला क्लास ले लिया तो विवर्तन व्यतिकरण दोनों कंप्लीट। अभी हालांकि अभी से रिक्वेस्ट आने लगी कि 1 बजे वाला क्लास मत लीजिएगा, लेकिन लूंगा मैं, क्योंकि इतने दिन नहीं लिया था, मजा तो लिए थे आप लोग, अब तो थोड़ा सा सजा ले लो। 1 बजे वाला क्लास लिया तो व्यतिकरण विवर्तन दोनों कंप्लीट, तो ये 10वां चैप्टर कंप्लीट, 11वां 12वां 13वां फिर 14वां फिर कंप्लीट। तो मुझे लगता है 15 अगस्त कहा था, 30 अगस्त तक फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि 15 अगस्त तक हो गया होता, वो डिजिटल बोर्ड के चक्कर में हम लोग फंस गए, इसी में कुछ परेशानियां भी आई। मुश्किल से बताऊं सिलेबस आपका ना, सही से बताऊं, इंटरमीडिएट का सिलेबस अगर डिटेल में भी पढ़ाया जा तो 100 से 120 लेक्चर, मतलब 120 लेक्चर का मतलब 4 महीने का है। अगर क्रैश कोर्स में मतलब कि 2 महीने का है, 4 महीने का वैसे वैसे 2 महीने का है, ठीक है, वैसे 2 महीने का फिजिक्स का। केमिस्ट्री आपको 120 दिन में अगर कोई पढ़ाता तो आपको समझ लो बेवकूफ बनाता है, चूतिया बनाता है। केमिस्ट्री आपको कम से कम 140-50 दिन लगते हैं, 140-50 घंटे। आईआईटी नीट में मैं पढ़ाया हूं, वहां पे जब पढ़ाता था नीट वगैरह में, तो उसके लिए केमिस्ट्री का समय लगता था आपको 300 से 400 घंटे। यहाँ पर आपको मान लो 150 घंटे लगेंगे कम से कम, समझे, ये सिस्टम होता है। चलिए, 2 बजे लेंगे कल हम भाई, लेंगे, ठीक है, जो पूछने थे पूछ लेना। मैथ का टाइम 3:30 बजे है, ठीक है। लॉन्ग नहीं होता, केमिस्ट्री 60 होता है, अगर लॉन्ग में न करके बताया जाता आप लोगों को समझे में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ओके, क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे, लगा लीजिएगा, लास्ट में सभी एक साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सोल्यूशन के साथ क्वेश्चंस, ओके। अरे यार नोट्स मैं दे देता हूं, लिख लीजिएगा दोबारा लेक्चर देखकर, ठीक है, ओके।